हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे जो होगा पॉलिटी का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे जो राज्य स्तरीय हो कंपटीशन हो या तो फिर केंद्र द्वारा आयोजित कंपटीशन हो, सभी कंपटीशन में आप इस विषय से आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देगा। आप जब प्रीवियस कंपटीशन का जब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और उसको आप अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो देखेंगे कि भारतीय अनुसूची के विषय में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियां के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। टोटल अनुसूची की संख्या जो है 12, और वही 12 का डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है कि पहले अनुसूची में क्या कहता है, उसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या कहता है, तीसरी अनुसूची में क्या कहता है। जैसा कि आप सभी को जान रहे हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं अनुसूची के विषय में। ठीक है, किसके विषय में हम लोग जानेंगे? अनुसूची के विषय में। तो अनुसूचियां हैं जो मौलिक संविधान में, यानी कि मूल संविधान जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ, उस समय हमारा जो मूल संविधान में जो है, उस समय अनुसूची की संख्या कितना था? अनुसूची, ठीक है, उस समय अनुसूची की संख्या 8 था। लेकिन अभी अभी अगर यदि वर्तमान में अगर यदि पूछा जाए, वर्तमान में अगर यदि बोला जाए, तो अभी अनुसूचियों की संख्या कितना कितना है जी? 12। ठीक है, इससे आपका 8 से कितना हो गया? 12। उसी तरह से अनुच्छेद जो था, अनुच्छेद जो है ये 395, यानी कि मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था, जो बन करके तैयार हुआ था, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमें दिया था। इस देश के लोगों को एक खूबसूरत संविधान दिया था, जिसमें से मूल रूप से 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद काम कर रही थी। ठीक है, तो उसी के विषय में हम लोग जो 12 टोटल अनुसूचियां हैं अभी भारतीय संविधान में, इन्हीं 12 अनुसूची के विषय में आज हम लोग जानेंगे। डिटेल से पढ़िएगा। अगर यदि आप इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान से अगर यदि एक दो बार वीडियो को आप देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि अनुसूची से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको देखने के बाद एक बार लुसेंट का या किसी भी ऑब्जेक्टिव का बुक को उठाइएगा, आप उसमें पढ़िएगा, तो पाइएगा कि आपके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अनुसूची की ओर। सबसे पहले मैं लिखता हूं अनुसूची। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चूंकि थोड़ा सा ये मेरा बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए मैं आधा आधा हाफ हाफ करके हम आप सभी को बता रहा हूं। ठीक है, तो संविधान की अनुसूचियां जो है ये जैसा कि आप सभी को बता दिए कि स्टार्टिंग में हमारे मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? तो 8। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था, तो आप क्या लिखेंगे? 8 टिक करके आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यदि वर्तमान में अगर यदि पूछा जाए, तो वर्तमान में कितना कितना है आपका? 12 अनुसूचियां काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रथम जो है, पहला जो अनुसूची है, ठीक, ये अनुसूची है ना, याद रखिएगा, अनुसूची है ना, अनुसूची। ये अनुसूची 1, ये अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, किसका वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 1 में जो है आपका देश, ठीक है, राज्य और आपका यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि समझ रहे हैं आप? ठीक है, देश, राज्य और यूटी, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो उसके विषय में आपको डिटेल किया गया है, उसके विषय में आपको बताया गया है कि हमारा देश क्या है, हमारे देश के अंदर कितने राज्य हैं। ठीक है, हमारे मतलब कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, हम मतलब देश और राज्य से संबंधित जितने भी हैं, नामांकन, देश का नामांकन हो, सीमा क्षेत्र हो, इन सारी चीजों को क्या किया गया है? अनुसूची 1 में दर्शाया गया है, उसका विवरण दिया गया है। ठीक है, तो अनुसूची 1 में केवल इतना ही जानना है कि देश के विषय में, राज्य के विषय में, यूटी के विषय। मान लिया जाए कि कोई बुक को आप ये करते हैं,
कोई बुक आप प्रकाशित कर रहे हैं तो सभी बुक में, चाहे कोई बुक उठा लीजिए आप, सभी बुक के फर्स्ट पेज में उसकी प्रस्ताव, ये जो है उसके विषय में कि इस बुक में क्या है, किसके विषय में लिखा गया है, ये सारी चीजों को जो है वहां पर फर्स्ट पेज में चर्चा किया हुआ रहता है। ठीक उसी तरह से यह जो अनुसूची वन जो है, अनुसूची वन में हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं, राज्य का नामांकन क्या है, हमारी सीमा क्या है, ये सारी चीज को वहां पर अनुसूची वन में दिया गया है। तो अनुसूची वन आपका याद हो गया। पढ़ते पढ़ते वीडियो देखते देखते आपका सारा अनुसूची याद होना चाहिए, ऐसा ध्यान से सुनिए। और नोटबुक हाथ में रख लीजिए, ये कॉपी रख लीजिए और आप इसको नोट भी करते जाइए, ठीक है। तो हम लोग अनुसूची वन में क्या देखें, देश और राज्य के विषय में ये आपका अनुसूची वन में दिया गया है। अच्छा, अनुसूची दो, अब आते हैं हम लोग अनुसूची दो। अनुसूची दो क्या कहता है, तो अनुसूची दो में आपका वेतन दिया गया है और भत्ते दिया गया है, वेतन और भत्ते, ठीक है। आप कहिएगा कोई आम आदमी का वेतन और भत्ता का मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, ठीक है, सीजेआई का क्या होगा, ठीक है, कोर्ट जस्टिस मतलब कि मुख्य न्यायाधीश का क्या होगा, ठीक है, वेतन क्या होगा, और ये सब सारी, उपराष्ट्रपति का क्या वेतन होगा, राज्यपाल का क्या वेतन होगा, यानी कि मुख्य मुख्य व्यक्ति जो हमारे देश के अंदर जो मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या होगा, ठीक है। तो ये सब सारी जितने भी वेतन और भत्ता का जो चर्चा किया गया है, ये अनुसूची दो में चर्चा किया गया है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि ये वेतन और भत्ते भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है। तो आप अगर यदि पढ़े हैं अनुसूची दो, तो निश्चित रूप से अनुसूची दो को आप टिक करके आइएगा। तो वेतन एवं भत्ते का चर्चा किस में किया गया है, अनुसूची दो में चर्चा किया गया है। अब तीसरा अनुसूची में आते हैं। तीसरा अनुसूची मेरा क्या कहता है, तो तीसरा अनुसूची जो है शपथ के विषय में बोला गया है। किसके विषय में बोला गया है, शपथ। अब शपथ किसके विषय में, किसका शपथ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, आपका न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ये सब सारी, ये जो है आपका शपथ जो लेते हैं, ये सारी मंत्रिमंडल हो या न्यायवादी, ये जो है आपका क्या बोलते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश हो, ये सब जो है आपका शपथ लेते हैं इसी अनुसूची 3 के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि अनुसूची 3 में क्या वर्णित है, तो शपथ के विषय में बताया गया है, ठीक है। शपथ किन किन लोगों को, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यानी कि जितने भी मंत्री ये हैं तो वो सब क्या करते हैं, ये इसी अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में। अनुसूची 4 क्या कहता है, अनुसूची 4 जो है, अनुसूची 4 कहता है कि विभिन्न राज्यों, यहां पर लिखिए, विभिन्न राज्यों के राज्यसभा सदस्य का प्रतिनिधित्व, मतलब समझ रहे हैं, मतलब सभी राज्यों का, जैसे यूपी को मान लीजिए, यूपी का राज्यसभा का सांसद कितना होगा, राज्यसभा सदस्य कितना होगा, यूपी स्टेट से, सभी स्टेट्स का अलग अलग है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, झारखंड का अलग है, बिहार का अलग है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों के द्वारा होगा, ठीक है, ये सब आपका क्या दिया गया है, अनुसूची 4 में दिया गया है। विभिन्न राज्यों के राज्यसभा सदस्य का प्रतिनिधित्व की संख्या कितना होगा, ये आपका अनुसूची 4 में दिया गया है। अब आते हैं हम लोग अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में जो है एसटी, आप लोग सुने होंगे एसटी, पहले एससी लिखिए, ठीक है, एससी और एसटी, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इसको कहा जाता है अनुसूचित, पहले समझिए, अनुसूचित जाति, और ये है आपका एसटी जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके विषय में जान लीजिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या है। अनुसूचित जाति जो है
मतलब कि हमारे ही जैसा एक आम, जैसे क्या बोलते हैं, हमारे समाज में ही से ही पहले का मैं बात कर रहा हूं, पूर्व मतलब कि प्राचीन काल में जो हमारे साथ रह करके जो लोग पिछड़ गए, पिछड़े हुए थे, ठीक है, जिसको थोड़ा सा हीन दृष्टि से लोग देखा, उस वैसे वैसे लोगों को इस कैटेगरी में, मतलब इसका कोई आपका अलग धर्म नहीं है, इसका कोई अलग संस्कृति नहीं है, इसका कोई अलग वेशभूषा नहीं है, इसका कोई अलग खान पान नहीं है, बल्कि हमारे ही जैसा है, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा सा हम सभी से पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को अपने बराबर में लाने के लिए ये अनुसूची 5 में ये जो है एससी लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए इसको अलग से प्रावधान, कुछ विशेष मतलब कि फायदा दिया गया है, विशेष नियम कानून इस लिखे गए हैं, ठीक है। ये अनुसूची कितना का मैं बात कर रहा हूं, 5 का। और ठीक उसी प्रकार से एससी के विषय में जान गए क्या, कि हमारे ही बीच के ऐसे लोग जो मतलब कि पिछड़े हुए थे, वैसे लोग क्या कहलाएं, आपका एससी कहलाएं, शेड्यूल कास्ट कहलाएं, अनुसूचित जाति कहलाएं। और एसटी क्या है आपका, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ये जो है इनकी भाषा अपना होती है, भाषा अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, पहनावा अलग होता है, इनकी सारे चीज जो है सब अलग होता है। तो वैसे लोगों को क्या क्या, कि वैसे जो जंगल झाड़ इत्यादि में बसे हुए थे, वैसे लोगों को अपने मतलब कि समाज में मिलाने का प्रयास किया गया, अपने जो ये अपना जो समाज है उसमें मिलाने का प्रयास किया गया, अपने लोगों से जोड़ने का प्रयास किया गया। वैसे लोग को ही क्या कहा जाता है, एसटी कहा जाता है, ठीक है। उनका एक अलग भाषा होता है, उनका संस्कृति होता है, उनका रहन सहन, उनका वेशभूषा सभी अलग होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाया, आपका एसटी कहलाया, ठीक है। तो ये अनुसूची में 5 का मैं बात कर रहा हूं। तो अनुसूची 5 में जो है यही एससी और एसटी लोगों के लिए विशेष नियम लिखे गए हैं, विशेष फायदे के लिए, इसको अपने बराबरी में लाने के लिए इस उसमें आपका वर्णन किया गया है अनुसूची 5 में। अब जो है इसमें अनुसूची 6 में हम लोग देखते हैं, अनुसूची 1 में क्या अनुसूची 6 में हम लोग क्या देखेंगे। तो अनुसूची 6 में देखेंगे कि एक आपका असम, असम और आपका ये हाँ असम, मेघालय, इसको मिटा देता हूं, रुको, असम, मेघालय, उसके बाद में आपका त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है एससी एसटी का जो मैं प्रावधान ये बताया कि अनुसूची 5 में लिखा हुआ है, एससी एसटी के विषय में वर्णित है। तो असम, विशेष करके असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 क्षेत्र में जो एससी एसटी के लिए एक विशेष स्वशासन का जो ये था, उसी के विषय में बताया गया है। यही एसटी और एससी और एसटी लोगों के लिए बताया गया विशेष रूप से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी लोगों के लिए, वहां के पिछड़े लोगों के लिए ये चीज अनुसूची 6 में विशेष रूप से वर्णित है, बताया गया है, ठीक है। विशेष यही इसी शासन व्यवस्था के ये चारों जो है, ये चारों के शासन व्यवस्था के विषय में वहां पर वर्णित है अनुसूची 6। तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 6 तक, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अनुसूची 1 क्या कहा जी, अनुसूची 1 क्या कहा कि देश राज्य यूटी, उसके विषय में चर्चा है अनुसूची 1 में। फिर अनुसूची 2 में क्या कहा कि वेतन एवं भत्ते, उसका वेतन क्या होगा, किसका वेतन का मैं बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते, वो सब के वेतन और भत्ते की वहां पर चर्चा किया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में वही जो आपका क्या बोलते हैं, नियुक्ति हुआ जिसका, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो लोग का शपथ जो है अनुसूची 3 में दिया गया है। अब अनुसूची 4 में क्या कहता है, भिन्न भिन्न राज्यों के अलग अलग राज्यसभा
सांसद, लोकसभा सांसद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा सदस्यों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहा हूं राज्यसभा सदस्यों की। तो आपके स्टेट के राज्यसभा सदस्य के प्रतिनिधित्व की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसके विषय में आपका अनुसूची 4 में वर्णित है। उसके बाद में अनुसूची 5 क्या कहा, तो एससी और एसटी लोगों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, विशेष वहां पर इनके लाभ के लिए इनके कुछ नियम प्रावधान उसमें लिखे गए हैं। उसके बाद में अनुसूची 6 भी वही इसी से संबंधित है, एससी एसटी से संबंधित है, जो कि विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के लिए यह अनुसूची 6 लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार कंपटीशन में देखा गया है कि अनुसूची, अब आगे पढ़ेंगे अनुसूची 7 से, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अनुसूची 7 थोड़ा इधर लिखिए, अनुसूची 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 अनुसूची हम लोग पहले पढ़ लिए। उसके बाद में अब हम लोग और 6 अनुसूची हम लोग पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7 अनुसूची ये जो है 7वां अनुसूची क्या कहता है आपका, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, बंटवारा किया गया है। पहले इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग 8, 9, 10, 11 जानेंगे। केंद्र और राज्य के शक्तियों का इसमें क्या किया गया है, अनुसूची 7 में बंटवारा किया गया है। कैसी शक्ति भाई, तो कुछ ऐसे नियम हमारे देश में भारतीय संविधान के अनुसार कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि जिन जिन कामों पर केंद्र, कुछ कुछ काम पर केंद्र सरकार के पास अधिकार प्राप्त रहेगा और कुछ कुछ काम पर, कुछ कुछ नियम को, कुछ कुछ विधि को बनाने के लिए राज्य सरकार के पास वो शक्ति रहेगी, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसी भी शक्तियां होती है जो कि केंद्र के पास भी होती है वो शक्तियां और राज्य के पास भी होती है शक्तियां, ठीक है। किसका मैं बात कर रहा हूं, ये अनुसूची 7 की मैं बात कर रहा हूं। अनुसूची 7 क्या कह रहा है आपका कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे विधि में केंद्र के पास शक्तियां हैं और कुछ ऐसी विधि को बनाने में राज्य के पास ये शक्तियां प्राप्त है। तो कुछ ऐसे भी विधि हैं, कुछ ऐसे भी नियम हैं, कुछ ऐसे भी ये है कि उसमें जो है दोनों केंद्र और राज्य उसको दोनों ये कर सकते हैं। तो उसी चीज का यहाँ पर आपका अनुसूची 7 में वर्णन है। जैसे कि जैसे आप लोग सुने होंगे, ये जो है आपका केंद्र जो मतलब जो शक्ति को केंद्र द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, संघ सूची। संघ सूची कहिए या तो फिर आपका क्या कहिए, केंद्र सूची कहिए, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका राज्य सूची। क्या आता है, राज्य सूची, मतलब कि राज्य के अंतर्गत जो अधिकार हैं, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के पास क्या अधिकार है, राज्य सरकार के पास क्या अधिकार है। और एक आता है आपका समवर्ती सूची, जो चीज को दोनों को संघ, मतलब कि केंद्र सरकार भी बनाता है और राज्य सरकार भी बनाता है। तो सबसे पहले संघ सूची में एक दो हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका जनगणना, किसका मैं बात कर रहा हूं, जनगणना। तो जनगणना जो है कराने का अधिकार, जो कि आप देखते होंगे, आप जनगणना पढ़ते होंगे, तो प्रत्येक 10 वर्ष में जो है आपका भारत में जनगणना किया जाता है। तो जनगणना कराने का अधिकार जो है किसके पास है, आपका संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए विदेशी संबंध हो गया, ठीक है। विदेशी संबंध को तो राज्य नहीं ना देखेगा, तो वैसे वैसे अधिकार, विदेशी संबंध को देखने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार के पास है, संघ सूची के पास है, ठीक है। जनगणना हो गया, विदेशी ये हो गया। फिर जैसे कि मान के चलिए मुद्रा के विषय में, तो मुद्रा के विषय में भी चर्चा किसके अंतर्गत किया गया है, संघ सूची के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ उदाहरण हम दे दिए। टोटल अगर यदि आप पूछिएगा, जब हमारा मूल संविधान था उस समय, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी
मतलब कि कहीं कहीं देखा गया है ऐसा भी क्वेश्चन, मूल संविधान जो बन करके तैयार हुआ था उस समय केंद्र सरकार के पास जो था वो 97 टोटल अधिकार दिए, मतलब कि दिया गया था, बंटवारा किया गया था 97 अधिकार। फिर अभी अगर यदि पूछिएगा तो अभी उसके पास अधिकार कितना हो गया है, 100 पूरा पूरी, तो 97 से 3 अधिकार और बढ़ गया है इनका ये संघ सूची में। और राज्य सूची जो है, राज्य सूची के अंतर्गत आपका 66 मूल में था, यानी कि सर्वप्रथम इसको जो है स्टार्टिंग में जो है इसके पास कितना शक्तियां था, 66, लेकिन अभी घट करके हो गया है कितना, 61 अभी हो गया है वर्तमान में। तो ये तो बढ़ा, अभी पहले था 97, फिर अभी हो गया है 100, लेकिन इसमें क्या था, इसमें 66 था और घट करके फिर कहां चला गया, ये 61 में आ गया। अच्छा, इसके अंतर्गत कैसे कैसे ये को रखेंगे, जैसे पुलिस व्यवस्था को देखना, मान के चलिए आपके स्टेट में क्या कितना पुलिस होगा जिससे कि आपका मतलब शांति व्यवस्था कायम रख सके, तो ये तो आपका केंद्र सरकार नहीं ना देखेगा, आपका स्टेट में कितना पुलिस की बहाली करना है, ठीक है, कितना रिक्ति है, कितना नियुक्ति करना है, ये सारी चीजों को देखने का अधिकार आपको है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए भूमि संबंधी अधिकार हुआ, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची में आता है, ठीक है। एक दो उदाहरण लिख देते हैं, पुलिस व्यवस्था को देखना, ठीक है, पुलिस व्यवस्था हो गया। उसके बाद में मैंने क्या बताया, ये भूमि संबंधी हो गया, ठीक है। ये सब जो है ये सब किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिएगा, स्टार्टिंग में इसके पास 97 था और अभी कितना हो गया, 100 है। फिर स्टार्टिंग में इसके पास कितना था, 66 था, अभी कितना हो गया, 61 हो गया। और समवर्ती सूची क्या हो गया, समवर्ती सूची वैसे नियम वैसे कानून है, समवर्ती सूची के अंदर वैसे चीज को रखा, वैसे ये रखा गया है जो कि राज्य सरकार भी मतलब कि उस नियम को लागू करता है और केंद्र सरकार भी लागू कर सकता है। जैसे मान के चलिए शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, शिक्षा संबंधी, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पूरे देश में एक तो मान के चलिए कि सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद सब राज्य का एक अपना अपना बोर्ड होता है, जैसे झारखंड बोर्ड हुआ, बिहार बोर्ड हुआ, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका हरियाणा बोर्ड हुआ, चाहे तो ये वेस्ट बंगाल बोर्ड हुआ, तो सबका अपना अपना अलग बोर्ड होता है। तो शिक्षा संबंधी अधिकार हुआ, शिक्षा से संबंधित जो भी नियम बनाना है, कानून बनाना है, या तो फिर मान के चलिए विवाह संबंधित कोई कानून बनाना है, ठीक है, या वन से संबंधित कोई कानून बनाना है, वन हो गया, ठीक है, शादी विवाह हो गया, इससे संबंधित कोई कानून बनाना हो, शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना हो, तो ये सब जो है ये दोनों को अधिकार दिया गया है कि आप भी बनाइए और मैं भी बनाऊंगा। लेकिन इसमें एक विशेष क्या ध्यान देना है कि जो चीज मान के चलिए राज्य सरकार जो नियम बनाया, विवाह से संबंधित कोई नियम चाहे शिक्षा से संबंधित कोई नियम को लाता है अपने राज्य के लिए, अगर यदि केंद्र सरकार को अच्छा लगे तो वह जो है शिक्षा का जो कानून राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था वो पूरा देश के लिए बना सकता है। और जब बन जाएगा केंद्र सरकार में, जब यह नियम ये लागू कर देगा पूरे देश के लिए, तो आपका जो है वह नियम हटा करके उसका नियम चलेगा, ठीक है। तो ये था आपका समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची हम लोग देख लिए। ये कौन कहता है, आपका अनुसूची 7 कहता है। अब थोड़ा सा अनुसूची 8 में हम लोग जाते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब अनुसूची 8 में क्या कहता है, अनुसूची 8 में आपका मानक भाषा दिया गया है, मानक भाषा मतलब कि मान्यता दिया गया है, मानक भाषाओं को मान्यता दिया गया है इसमें आपका अनुसूची 8 में, मतलब कि भाषा के विषय में लिखा गया है। याद केवल इतना ही रख लेना है कि भाषा के विषय में अनुसूची 8 दिया गया है। इसमें थोड़ा सा जान लीजिए, मानक भाषाओं में प्रारंभ में आपका भारतीय संविधान में 14 मानक भाषा था। कितना था जी, 14 मानक भाषाएं थी। फिर बाद में जो है आपका एक भाषा और जुड़ा, ठीक है। मान के चलिए कि कोई भी भाषा जुड़ेगा या तो संविधान को छेड़छाड़ कीजिएगा तो वहां पर संशोधन होगा, तो संशोधन के द्वारा ही यह भाषा जो है फिर एक भाषा आपका जुड़ा गया। और यह जो है जोड़ा गया था वो ये
क्या बोलते हैं 1967 में, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये जो है आपका एक भाषा जो जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? 1967 में। इस भाषा का नाम था आपका सिंधी भाषा। कौन सा भाषा था? सिंधी भाषा को, एक भाषा को 1967 में जोड़ा गया, ये 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। एक भाषा को, कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1966 में, जब 21वां संविधान संशोधन हुआ, तब जाकर के सिंधी भाषा इसमें, ये मानक भाषा में जुड़ गया। अभी आ गया 14 से 1 15। फिर आपका आता है, फिर 3 भाषा इसमें अब जुड़ता है, ठीक है। और ये जुड़ रहा है आपका 1992 में, ठीक है। ये मैं कब का बात कर रहा हूं? 1992 में। और इसमें जो है आपका ये 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत यह 3 भाषा को जो है आपका, इधर मैं लिख दे रहा हूं 3 भाषा कौन कौन था। 3 भाषा, एक ही जैसा नाम है, 2 गो, ठीक है। एक तो आपका कोंकणी है, ठीक है। कौन सा भाषा? कोंकणी। और दूसरा है आपका मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी। और तीसरा है आपका एक, ये क्या बोलते हैं, विदेशी भाषा है, नेपाली, याद रखिएगा इसको, ठीक है। यही 3 भाषा को जो है आपका जोड़ा गया ये 1992 के 71वां संविधान संशोधन में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। और फिर अंतिम में 4 एक फिर संशोधन होता है आपका 2003 का मैं बात कर रहा हूं। इसमें से 4 संशोधन हुआ, और ये जो है आपका 92वां संविधान संशोधन था। इसमें से 4 भाषा आपका जोड़ा गया। कौन कौन था? सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे संथाली भाषा को जोड़ा गया। संथाली के बाद में मैथिली भाषा को जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, मैथिली। उसके बाद में आपका बोडो, ठीक, बोडो। उसके बाद में आपका डोगरी, एक डोगरी भाषा था, ठीक है। ये चारों भाषा को जो है आपका 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय जोड़ा गया। यानी कि मूल रूप से हमारे पास 14 भाषा थी, उसके बाद में 4 3 7 1 8 भाषा और जुड़ गया। और वर्तमान में अभी अगर यदि पूछा जाए तो कि भारतीय संविधान में मानक भाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो अभी क्या है? 22 है। लेकिन मौलिक संविधान में कितना था, मूल संविधान में कितना था? तो वह था आपका 14, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इसको याद करने कोई ये नहीं है, कोई हार्ड चीज नहीं है। आप वीडियो को आप बार बार देखिए, एक चीज को 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद में बुक से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, आपको पूरी की पूरी जितने भी यहां मैं बता रहा हूं सारे के सारे याद नजर आएंगे, ठीक है। 14 आपका मूल संविधान में था। एक भाषा जुड़ा 21वें संविधान संशोधन में 1966 में हुआ था, ठीक है। कौन सा भाषा था? वो सिंधी, ठीक है। फिर 1992 में संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन, उसमें से आपका 3 जुड़ा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर आपका 2003 में फिर एक संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें से आपका संथाली भाषा को जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ा गया, बोडो को जोड़ा गया और डोगरी को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये भाषा को आपका जोड़ा गया। तो ये हम लोग जान गए मानक भाषाओं के विषय में। अब थोड़ा सा इसको जो है मिटा दें। अच्छा रुकिए थोड़ा सा 1 मिनट। अब देखते हैं ये 9वां संविधान, ये 9वीं अनुसूची। हम लोग 7 8 जान गए, 9 को अब हम लोग जानेंगे। 9 में विशेष कुछ नहीं, ये जो है 51वां। देखिए मान के चलिए मूल रूप से जो है आपके पास कितना आपका अनुसूची था उस समय, मूल रूप में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियां थी। तो अब जितने भी उसमें जोड़े जाएंगे अनुसूची, सब तो कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा तभी तो, ठीक है। तो ये जो है 1951 में, यानी कि फर्स्ट बार में 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन होता है, और इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ये डेट जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। पहला मतलब संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में, ठीक है। और उसमें क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची क्या कहता है जी? 9वीं अनुसूची जो है भूमि संबंधी सुधार जो है इसमें किया गया था। भूमि संबंधी कुछ पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको दूर कर करके थोड़ा सा उसमें सुधार किया गया, भूमि संबंधी सुधार, जिसकी चर्चा आपका अनुसूची 9 में किया गया है। तो ये 9वां अनुसूची क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग ये अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में हम लोग देखेंगे, और ये आपका हुआ था 1985 में। डेट को याद रखिएगा, ठीक है।
1985 में यह जो है आपका हुआ था 52वां संविधान संशोधन, ठीक है 52वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया, पहले क्या होता था, लोग जैसे कि निर्वाचन हुआ, मान के चलिए बीजेपी से कोई आदमी जो है टिकट ले लिया, चुनाव लड़ा, जनता के बीच में गया, बीजेपी के नाम से जनता के बीच में गया, चुनाव जीत गया, और जाकर के फिर जीतने के बाद वो पार्टी बदल देता है और दूसरे पार्टी में चला जाता है, ठीक है, कि हम उसके पास नहीं, तो ये एक प्रकार से धोखा हुआ। तो दल बदल का जो है, दल बदल कानून इसमें लाया गया, ये अनुसूची 10 में, ठीक है, दल बदल कानून पर ये जो है दल बदल कानून लाया गया। इसके अंतर्गत, इस अनुसूची के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं, आप कांग्रेस से जीतिएगा, आप कल दिन जा करके कहिए हम बीजेपी में चले जाएंगे, हम उसकी सदस्यता, तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो यही जो है अनुसूची 10 में आपका दल बदल कानून जो है इसमें लाया गया था। अब एक आता है आपका ये 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बराबर क्वेश्चन जो है इससे बनता है। पंचायती शासन के विषय में इसमें दिया गया है, पंचायती शासन यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है पंचायत के विषय में, यह जो है आपका 1993 में हुआ था, ठीक है क्या, और ये जो है आपका 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, ठीक है। कितना संविधान संशोधन की मैं बात कर रहा हूं, 73वां संविधान संशोधन, जो 1993 में जब पंचायती शासन पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है, उस समय जो है यह जो है अनुसूची 11 का मैं बात कर रहा हूं, यह अनुसूची 11 को लाया गया, पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती शासन को। उसी तरह से इसी डेट में 1993 में ही, ठीक है, 1993 में ही फिर एक 74वां संविधान संशोधन होता है, और यह नगर निगम को लाता है, ठीक है, नगर पंचायत, नगर पंचायत। आप सुने होंगे, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है नगर पंचायत। तो पंचायती शासन व्यवस्था को किसके अंतर्गत, 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 के अंतर्गत इसको रखा गया और 1993 को लाया। फिर 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन होता है और 12वां अनुसूची 12 को जोड़ दिया जाता है, जिसमें नगर पंचायत की चर्चा उसमें रहता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग जितने भी हमारे अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची है, सभी अनुसूची को आप लोग समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा फुल आपको मिलेगा ये। उसके बाद में एक रिक्वेस्ट विशेष रूप से करना चाहूंगा कि ये वीडियो को देखने के बाद एक बार लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव टाइप, या तो किसी भी बुक को उठा करके ले लीजिए जो ऑब्जेक्टिव हो, उसको आप जब बनाएंगे तो पाएंगे आपका सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो कृपया करके मेरे लिए एक कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।